अब कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे आते हैं। तो एक पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन सर्टेन केसेस। हर केस में आप गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। किसका कैलकुलेशन करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए। किस किस केस में कर सकते हैं गॉस लॉ का इस्तेमाल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चीज हम जानने जा रहे हैं। तो लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन सर्टेन केसेस वेयर हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये लाइन का मतलब क्या हुआ, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट अस से कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ऐसे बहुत सारा चार्जेज है ऐसा, और हमको मन किया कि एक गिवन पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहां पे क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहां पे? पॉइंट P पे। ये जानने का मन है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो है कि हम क्या करें, गॉस लॉ का अगर यूज करना है मुझे, अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है पॉइंट P पे फील्ड निकालने के लिए, तो थोड़ा सा गॉस लॉ का स्टेटमेंट पे भी नजर डालना होगा। गॉस लॉ क्या कहता है? ये नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस S, किसका फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो हमको क्या करना होगा? एक ऐसा सरफेस बनाना होगा, कहां से पास करता हुआ? पॉइंट P से। क्यों? क्योंकि पॉइंट P पे हमको फील्ड चाहिए, तो पॉइंट P से पास करता हुआ एक ऐसा सरफेस हमको बनाना होगा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस सच दैट, देखिए क्या क्या, सच दैट, ध्यान दीजिएगा कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम आए, सेम। हमें अगर सच में गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, तो क्या करना होगा कि एक पॉइंट P से, जहां पे फील्ड निकालना है, वहां से होते हुए गॉसियन सरफेस बनाना है, और ऐसा सरफेस बनाना है कि उस सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड जो है, वो सेम रहे। बताइए क्यों ऐसा हम बोले? सो ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए ये क्या होगा, E इंटू DS इंटू दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। ठीक है, लेट अस से कि यहां पे DS का नॉर्मल ऐसे है और फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये दोनों के बीच का एंगल हो गया ना। DS का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे है उसके बीच का एंगल थीटा है। हो सकता है कि यहां पे जो DS है उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो, तो हर जगह अलग अलग एंगल हो। ठीक है, तो E इंटू DS इंटू कॉस थीटा का समेशन किस पे? पूरे सरफेस पे क्या होगा? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड तो मिल जाएगा, ये जो Q एनक्लोज्ड है वो तो यहां पे है, Q एनक्लोज्ड, ये कोई टेंशन का बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, मैंने कैसा गॉसियन सरफेस बनाया है कि सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है, तो तब तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया ना। तो इसको हम इंटीग्रेशन से क्या ले आएंगे? कहां ले आएंगे? बाहर ला सकते हैं कि नहीं? अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, तो क्या बच जाएगा? DS का cos थीटा का समेशन Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन से? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट अ समेशन ऑफ DS cos थीटा थ्रू आउट द सरफेस। DS cos थीटा, यहां पे थीटा 0, यहां पे अलग होगा। मान लीजिए यहां पे ऐसा है नॉर्मल, यहां पे थीटा डैश होगा, अलग अलग जगह थीटा का वैल्यू अलग होगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखे हैं। तो आप ही बताइए, हम इस पॉइंट P पे तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे जब हम ऐसा कर पाए,
ठीक है, ये करना इतना आसान नहीं होता। एक तो बहुत केस में ऐसा होगा कि ऐसा कोई सरफेस ही नहीं मिलेगा कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई सरफेस ही ना बन पाए कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो तब तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ना ला पाइएगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा, अगर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेरिएबल है तो तब तो इसको आप बाहर नहीं ले पाइएगा, तो तब तो फील्ड को कैलकुलेट भी नहीं कर पाइएगा। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस गॉसियन सरफेस पे सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि गॉस लॉ यूज करके फील्ड निकाले। ये कहने में बड़ा आसान है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बहुत बार आपको ऐसा गॉसियन सरफेस मिलेगा ही, ठीक है। तो कब मिलेगा, इसलिए हम क्या यूज किए यहाँ पे वर्ड कि कहां पे हम गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गॉस लॉ का इस्तेमाल वहीं कर सकते हैं जहां पे कुछ हाई डिग्री का सिमेट्री एग्जिस्ट करे, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q और मुझे जानने का मन किया, पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे जानने का मन किया कि इस पॉइंट चार्ज से R दूरी पे जो एक पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ये जानने का मन किया। और हम चाहते हैं कि ये चीज हम गॉस लॉ का सहारा लेके निकाले। तो लॉजिक क्या है कि पॉइंट P से हमको एक ऐसा सरफेस बनाना होगा, गॉसियन सरफेस, कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आए। तो बताइए, तो ये पॉइंट चार्ज के आसपास एक पर्टिकुलर दूरी R पे हर जगह कॉमन सेंस से बताइए कि क्या सिमेट्रिकली फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह यहां 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 सिमेट्री से सेम होगा कि नहीं। यहां तो इसको जोड़ दीजिए ऐसे, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। आपका आर्गुमेंट क्या है कि इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए R रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस बना लिए। और आपका आर्गुमेंट है कि इस चार्ज की वजह से फील्ड सिमेट्री से हर जगह ऐसे, ठीक है। इतना ही नहीं, आप इस चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन तो बता ही दिए, ठीक है। और साफ 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 दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर दूरी पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, सिमेट्री से, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सब आइडेंटिकल सिचुएशन में है विथ रेस्पेक्ट टू प्लस क्यू। अच्छा, तो अब हम क्या बोले कि लेटर से ये छोटा सरफेस है, ये ds सरफेस है, ये ds का आउटवर्ड नॉर्मल बनाइए, इधर है। तो आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे 0। और हर जगह देखिए यही स्थिति है, हर जगह देखिए यही स्थिति है, हर जगह देखिए यही स्थिति है कि आउटवर्ड नॉर्मल टू ds और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ds दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो तब हम ये वाला लॉजिक यूज करें, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, E बराबर, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है ड्यू टू सिमेट्री, तो क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा का समेशन ds, cos थीटा क्या होगा, cos 0, तो कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ ds। अब बताइए, तो ये छोटा छोटा सरफेस है ds, ये है ds, ये है ds, ये है ds, ये सारे सरफेस एरिया का समेशन क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस के सरफेस एरिया का समेशन क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया, ये आया कि नहीं, KQ बाई r स्क्वायर।
जो आप कूलम्ब लॉ से पहले भी जानते थे ये रिजल्ट, लेकिन हम अभी गॉस लॉ से सिमेट्री का इस्तेमाल करके, कैसा सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री का इस्तेमाल करके हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाले हैं एक पर्टिकुलर दूरी पे, और उस पॉइंट का नाम क्या डाल दिए हैं, P। तो इस तरह के सिमेट्री को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री। अब समझ आ रहा है, जो ये जो पॉइंट हम लिंक करना चाह रहे थे, ये कि जहां पे अच्छा खासा कुछ सिमेट्री एग्जिस्ट करे, वहीं पे आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि स्फेरिकल सिमेट्री। और भी तरह का सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, पहले आगे पढ़ते हैं एग्जांपल्स ले लेके। अब देखिए स्फेरिकल सिमेट्री का और भी एग्जांपल्स लेते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री का और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, ठीक है, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और चार्ज पर यूनिट एरिया, इस सरफेस पे चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और हमको जानने का मन है कि किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमको जानने का मन है। पॉइंट P की दूरी को मान लीजिए स्मॉल r, और यहाँ पे क्लियर है कि स्मॉल r क्या है, ग्रेटर देन रेडियस है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि पॉइंट P से होता हुआ क्या बनाए, एक ऐसा गॉसियन सरफेस कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम रहे। ठीक है, पिछला आर्गुमेंट। तो कॉमन सेंस की बात है, स्फेरिकल सेल के आसपास जो गॉसियन सरफेस बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, स्फेरिकल शेप का। क्यों, क्योंकि अब लॉजिकली देखिए कि यहां पे ये सारा जो हम छोटा छोटा सरफेस दिखा रहे हैं ds, ये हर ds का जो सिचुएशन है विथ रेस्पेक्ट टू स्फेरिकल शेल आइडेंटिकल है। इसका ये सारे छोटे छोटे सरफेस का सिचुएशन जो है आइडेंटिकल है विथ रेस्पेक्ट टू शेल। तो अब क्या करेंगे, कॉमन सेंस, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि सारा ds सिमेट्रिकली सिचुएटेड है विथ रेस्पेक्ट टू शेल। ये चीज दिख रहा है यहां इधर, ठीक है। तो ds का नॉर्मल वेक्टर तो इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तब गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट ds बराबर q enclosed by epsilon naught। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट E हर जगह E का वैल्यू देखिए सिमेट्री से सेम आना चाहिए। एक पर्टिकुलर दूरी स्मॉल r पे यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आना चाहिए। तो इसलिए E इंटू सरफेस एरिया का वैल्यू ds और cos 0 बराबर q enclosed by epsilon naught। cos 0 1 होता है। और दूसरी बात कि ये E इस सरफेस पे हर जगह, गॉसियन सरफेस पे हर जगह सेम ही वैल्यू का E है, तो इस E को इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू का होगा ये क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, Q enclosed by epsilon naught। अब दूसरी बात कि ऐसे ऐसे सरफेस एरिया को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। गॉसियन सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। Q enclosed क्या होगा, Q enclosed, तो Q तो बस यही स्फेरिकल शेल पे है ना, यहाँ पे कितना enclosed होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया गुने सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, वही ना टोटल enclosed चार्ज होगा, टोटल enclosed चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम शेल क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr² बाई 4πε0r²। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिग्मा इंटू 4πR² क्या हो गया, टोटल चार्ज कंटेंट ओवर द शेल, टोटल चार्ज ओवर द शेल डिवाइडेड बाय, और 4πε0 क्या होता है k और ये स्मॉल r²। रिजल्ट कैसा आया है देखिए तो KQ/r² आया है। ऐसा लग रहा है मानो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का बिहेवियर एक पॉइंट चार्ज जैसा है। कब, यदि उस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है जिस पॉइंट की दूरी शेल के रेडियस से बड़ा है। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, जब तक एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड निकालना है ऐसे जगह जो रेडियस से बड़ा है, किसके रेडियस से, सेल के रेडियस से, तब तक स्फेरिकल शेल का बिहेवियर ऐसा है जैसे मानो उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे हो, कितना, सिग्मा इंटू 4πr²। जैसे मान लीजिए सारा चार्ज यहां हो पॉइंट, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा हो, देखिए ना KQ/r², ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड is identical to that of a point charge of magnitude equal to net charge contained by shell। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू नेट चार्ज कंटेन्ड बाय शेल एंड सिचुएटेड एट, और कहां पे सिचुएटेड होना चाहिए इस सो कॉल्ड पॉइंट चार्ज को, एंड सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ द शेल। शॉर्ट में शेल पे जितना चार्ज है उसको हम कहां मान सकते हैं, कंसंट्रेटेड, सेंटर ऑफ द शेल पे, और पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वही एक्चुअल में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये भी स्फेरिकल सिमेट्री का ही केस है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। लेट अस से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, यानी यहां पे पूरा वॉल्यूम में ही चार्ज होगा ना, इसलिए हम बोल रहे हैं पर मीटर क्यूब। मुझे मन है कि इस सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे जो पॉइंट पी है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, जो दूरी है पॉइंट पी की वो फिर रेडियस ऑफ द स्फीयर से बड़ा है,
लॉजिक वही है जो पुराने केस में था, गॉसियन सरफेस ऐसा बनाएंगे और हर जगह वही लॉजिक से बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा बाय सिमेट्री, क्योंकि गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट आइडेंटिकली सिचुएटेड है विथ रिस्पेक्ट टू ए स्फीयर। तो अब क्या लगाएंगे, वही चीज, यहां पे सरफेस पे ds का नॉर्मल इधर है, फील्ड इधर है, तो क्या लिखेगा E ds cos 0 पूरे सरफेस पे बराबर q एनक्लोज्ड, अंदर में q एनक्लोज्ड बाय सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल के आएगा, E तो फिर बाहर आ जाएगा उसी लॉजिक से जो अभी तक चल रहा था, और अंदर में क्या आएगा ds बराबर q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू इस तरह के छोटे छोटे सरफेस एरिया का सम क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर q एनक्लोज्ड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आया। ये भी रिजल्ट तो ऐसा ही आया ना, k q एनक्लोज्ड बाय r स्क्वायर। फिर ऐसा लग रहा है मानो कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये पूरा सॉलिड स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और वो पॉइंट चार्ज कहां पे है, सेंटर पे है, तभी ना टोटल चार्ज जो स्फीयर पे है उसको मान लीजिए कि यहां सेंटर पे है, ठीक है, और उसका नाम क्या देते हैं q एनक्लोज्ड। तो तब इसकी वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा k q एनक्लोज्ड बाय r स्क्वायर, वही तो रिजल्ट ये है। अच्छा, ये तो लेकिन आउटसाइड पॉइंट्स के लिए है ना, ये तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए रिजल्ट है। अब स्फीयर के ही अंदर सर्टेन डिस्टेंस पे, स्फीयर के सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट अंदर अब होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा वो भी देखते हैं। ये रहा आपका सॉलिड स्फीयर, और हमको कहां पे फील्ड जानने का मन है, हम जानना चाहते हैं स्फीयर के अंदर ही एक पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, और पॉइंट P की दूरी है स्मॉल r, और इस केस में क्या है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, रेडियस से छोटा है पॉइंट P का दूरी, और ये रहा सेंटर। तो लॉजिक तो वही है, क्या बनाएंगे बाय सिमेट्री। इतना तो क्लियर है कि ये जो ब्लू स्फेरिकल सरफेस है जिसको आप गॉसियन सरफेस बोलिए, यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो आइडेंटिकल होगा ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है अंदर में तो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वही कहानी, क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर अलाइंड है तो क्या लिखेंगे E इंटू ds इंटू कॉस 0 पूरे सरफेस पे। E को हम बाहर रख लिए हैं क्योंकि अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम ही ना होगा ड्यू टू सिमेट्री, तो वो बाहर आ गया q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कितना अंदर में चार्ज एनक्लोज्ड है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है बताइए तो, कितना है एनक्लोज्ड चार्ज। तो अगर रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब था पूरे स्फीयर पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो एनक्लोज हो चुका है गॉसियन सरफेस से, तो कितना ये होगा। और इधर का कहानी क्या होगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या है E बराबर ये आया, ठीक है। कहां पे ये रिजल्ट कब तक वैलिड है, जब ये दूरी जो है लेस देन या इक्वल टू कैपिटल R, तब तक ये कहानी आप कर सकते हैं ना। अच्छा,
कभी कभी आपको डेंसिटी नहीं देगा, आपको पूरा स्फीयर पे चार्ज ही दे देगा। लेटर से पूरे स्फीयर पे चार्ज Q है, तो तब तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यही है ना। तो इस रिजल्ट को यहां लिखिए तो क्या रिजल्ट आता है, डेंसिटी के बदले Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी इंटू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बच के क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब लिख सकते हैं। ये रिजल्ट कब तक वैलिड है, जब तक पॉइंट P जो है स्फीयर के अंदर लाई करे, मतलब या एटलीस्ट सरफेस पे लाई करे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक ये चीज भी हो गया, ठीक है। अगला एक केस लेते हैं। ये सारा केस जो अभी तक डिस्कस किए, ये कैसा केस था, स्फेरिकल सिमेट्री था। ये जितना केस अभी तक डिस्कस किए हैं, केसेस डिस्कस्ड टिल नाउ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कैसा सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब अब तो समझ में आ गया होगा कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का वैल्यू सेम है। अगर ऐसा है तो हम आराम से उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल पा रहे हैं। अगर हर जगह सरफेस पे, अगर हर जगह इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होता तो तब तो ये E को हम बाहर नहीं ला पाते, और नहीं ला पाते तो हम E का वैल्यू ही नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो ये सारा स्फेरिकल सिमेट्रिक केस था। तो हम क्या सीखे कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि हम स्फेरिकल सिमेट्री वाला प्रॉपर्टी यूज कर सके, तो पक्का हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक दूसरे तरह के सिमेट्रिकल केस को एनालाइज करते हैं। इसको कहते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री। का मतलब क्या होगा, इसको इस तरह से समझिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। याद कीजिए एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज है, लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे जो चार्ज है लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ये तो तब तो इस लाइन चार्ज से एक पर्टिकुलर दूरी r पे जो फील्ड होगा वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसा ही होगा ना। ये जो व्हाइट मार्कर है, ये जिसको हम घुमा रहे हैं, ये देखिए ये लाइन चार्ज हुआ और ये हो गया एक पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ स्ट्रेंथ होगा। अगर मैं चारों तरफ जाऊं उतने ही दूरी पे, तो ड्यू टू सिमेट्री हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन में फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का यूज करते हैं। तो कैसा सरफेस बनाया जाए, यहां पे सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे। मान लीजिए कि लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए था, तो हम कैसा सरफेस बनाएंगे, सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे, ठीक है। लेटर से एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाए ऑफ लेंथ L, ठीक है। और दूसरी बात और कि हमको सिलिंड्रिकल सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए। लेटर से इनफाइनाइट लाइन चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए,
ठीक है, तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, सब तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनफैक्ट ये पॉइंट, ये सब तो आइडेंटिकली सिचुएटेड है ना। अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो तब तो ये हर जगह, इस पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा रही बात कि डायरेक्शन किधर होगा, तो यह पहले ही निकाल चुके थे कि लेटर से कि यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा होता लाइन चार्ज का, इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता, यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे उसी तरीके से सिमेट्री से एक इधर एक छोटा सा टुकड़ा होता लाइन चार्ज पे, उसकी वजह से फील्ड यहाँ पे किधर होता, इधर होता, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। और यही सिचुएशन तो हर जगह होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइन चार्ज से किसी भी दूरी पे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, इस तरफ है, ऐसे है, ऐसे है, ये चीज पहले भी डिस्कस हो चुका है, ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। तो देखिए गॉस लॉ आपको मदद नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको अपना कॉमन सेंस और लॉजिक ही यूज करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले बताया है लॉजिकली निकाल के। लेटर से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है। तो ये बताइए जितना ही छोटा छोटा सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, ये सब का नॉर्मल भी तो, आउटवर्ड नॉर्मल भी तो इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है नॉर्मल, और फील्ड का स्ट्रेंथ भी इधर है। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इधर है। तो अब क्या करेंगे, गॉस लॉ, E डॉट ds बराबर क्यू एनक्लोज्ड। बताइए तो L लेंथ का लाइन चार्ज अंदर में ट्रैप्ड है, तो कितना हो जाएगा चार्ज, कितना एनक्लोज्ड चार्ज होगा, लैम्डा गुने L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉस लॉ। अच्छा इसको ओपन कीजिए, E ds और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, तो cos 0, तो ये हुआ लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार बताइए cos 0 तो 1 हो गया। अब चूंकि आप ही बोले हैं कि सिलिंड्रिकल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही है, तो E को बाहर निकालेंगे और ऐसे करेंगे। अब यहां पे बच्चों को डाउट आता है, अब यहां पे थोड़ा सा पॉज कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि गॉस लॉ जो एप्लीकेबल है वो तो क्लोज्ड सरफेस के लिए है। गॉस लॉ जो है क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, और यहां पे जो आप सिलिंड्रिकल सरफेस बनाए हैं ये तो ओपन है, तो इसको क्लोज बनाना होगा हमको। ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया है ये तो ओपन है ना, और गॉस लॉ कब लगता है, जब सरफेस क्लोज्ड हो। तो क्लोज कैसे बनाए सिलिंड्रिकल सरफेस को, तो ऊपर से ढक दीजिए, ऐसे कवर अप कर दीजिए, नीचे भी कवर अप कर दीजिए, तो अब ये क्लोज्ड सरफेस बना। ठीक है, जो लैटरल सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, उसके लिए तो आप ये हरकत किए ना, ये ठीक किए, ये जो हरकत किए या ये जो हरकत किए ये ठीक किए कर्व्ड सरफेस के लिए इधर। लेकिन जो टॉप सरफेस है वहां का छोटा सा एक एरिया लीजिए, तो उसका नॉर्मल इधर है, ठीक है, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, और यहां पे जो टॉप सरफेस है इसका नॉर्मल ऊपर है और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे अगर कोई E डॉट ds करेगा तो नेचुरली वो क्या निकल के आएगा, E ds cos 90, और cos 90 0 होता है, और यही सिचुएशन हर जगह है यहाँ पे टॉप सरफेस पे। सिमिलरली बॉटम सरफेस पे भी वही स्थिति है, ds का नॉर्मल इधर है और फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा हर जगह, तो एंगल 90। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि टॉप सरफेस पे E डॉट ds 0 होगा, बॉटम सरफेस पे E डॉट ds 0 होगा, और कर्व्ड सरफेस पे E डॉट ds ऐसे निकाल लिए। अब क्लियर होना चाहिए, अब सब समझ में आना चाहिए। अब बताइए क्या होगा, E और ds का समेशन यहां पे क्या होगा, कहां पे जाना चाहिए, कर्व्ड सरफेस पे। ये जो ds है कौन सा ds है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो क्या लिखे, E गुने 2
पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया बराबर लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर लैम्डा इंटू एल इज चार्ज ट्रैप्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। तो इससे क्या निकल के आया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के होता है, तो क्या लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई आर। तो ये कौन सा केस का एग्जांपल हो गया, सिलिंड्रिकल सिमेट्री का। और भी बहुत तरह का एग्जांपल होगा, तो वो हम और डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगले क्लास में। सिलिंड्रिकल सिमेट्री का भी कुछ और स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, और एक और सिमेट्री होता है जिसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है पिल बॉक्स सिमेट्री। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, गुड बाय।